guys, my name is Prachi Patani. Welcome to the economics class. So हम लोग पढ़ रहे थे मनी चैप्टर. वी विल कंटिन्यू द मनी चैप्टर. जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो हमने पढ़े थे लिमिटेशंस, राइट? लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, मनी, definition of money, money supply, feature of money supply, and today's topic is measure of money supply. आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. बहुत अच्छा टॉपिक था और बहुत छोटा टॉपिक था जो हमने लिमिटेशंस करे थे. और आज हम लोग करेंगे मेजर ऑफ मनी सप्लाई. मेजर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के? ओके, सो टिल 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई. जब 1967 और 68 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नैरो मेजर, जो नैरो मेजर होती है मनी सप्लाई की, जब उन्होंने इंडिया ने यूज़ करना शुरू की थी, वो कब की थी? 1967 टू 1968. ओके, ये आपको डेट याद रखनी है. और किसने की थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने. ओके, ये अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यूज्ड ओनली, किसके थ्रू यूज की गई थी? एक नैरो मेजर के थ्रू, द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई. तो इसी के अंदर देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए. पूछ सकते हैं व्हेन वाज द आरबीआई यूज्ड ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई. तो आप आंसर बता सकते हो 1967 टू 1968. किसने की थी? हु यूज्ड ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई? आरबीआई. यूज्ड किसके थ्रू की गई थी? नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई. नैरो मेजर था तभी वो. क्लियर है? क्योंकि 3 क्वेश्चन तो इसी के अंदर बन गए आप लोग. बट सिंस 1977 4 ऑल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स बने थे. M1, M2, M3, M4. ये आपको नाम याद रखने. M1, M2, M3, M4. जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका M1 है, जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर वो M1 पढ़ेंगे. M2, M3, M4 इतना नहीं आता है पेपर्स पे, बट हमें सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, बस. बाकी M1 जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो M1 के अंदर ही आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द M1. M1 क्या है? इट इज़ द बेसिक एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई. ये फर्स्ट और बेसिक मेजर है मनी सप्लाई का. पहला और बेसिक जो कॉन्सेप्ट कहलाते हैं ना, वो ये है M1. इट इज आल्सो नॉन एज ट्रांजेक्शन मनी. इट इज आल्सो नॉन एज ट्रांजेक्शन मनी. आप लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन मनी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन मनी? ट्रांजेक्शन्स करते हो आप लोग? एक बैंक से दूसरे ट्रांजेक्शन, दूसरे बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होती है. एक बैंक में मैंने पे करा, दूसरे बैंक में मुझे अगर ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ. ठीक है. एज इट कैन बी डायरेक्टली, ये डायरेक्टली यूज होते हैं, यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन. ये ट्रांजेक्शन के लिए, इसको हम लोग ट्रांजेक्शन्स मनी बोलते हैं M1 को. ठीक है. सबसे पहले क्या बताया मैंने? इट इज अ फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई. ये सबसे पहला मेजर है और बेसिक मेजर है मनी सप्लाई का. और इट इज आल्सो नॉन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन मनी, जिससे ट्रांजेक्शन होती रहती है. और ये क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज करता है ट्रांजेक्शन करने के लिए. मेकिंग दी ट्रांजेक्शन, मेकिंग ट्रांजेक्शन. क्लियर हुआ? एनी डाउट? ये 2 पॉइंट्स क्लियर है? ओके. M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक. जो करेंसीज होती हैं, कॉइन्स होते हैं, वो पब्लिक के थ्रू होते हैं. मैंने अभी आपको कल भी बताया था. मनी सप्लाई हेल्ड कौन करता है? पब्लिक करती है मनी. ठीक है. डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, जितने भी डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के, वो. अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, इन सब के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. ये एक बार इसका सिर्फ अगर एक बताया जाए तो ये फॉर्मूला कहलाता है कि अगर आपको बस इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है. बस ये अगर आप ये तीनों नाम एक बार याद कर लोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. एक एक पॉइंट को मैं उसके अंदर समझाऊंगी. ये देखो,
करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। M1 के अंदर ये सब आते हैं। सबसे पहले आते हैं करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। एवर इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। आपको पता है ना, पेपर नोट्स होते हैं और कॉइन्स होते हैं। पेपर नोट्स जो हमारे नोट्स बने होते हैं, पेपर कॉइन्स होते हैं बहुत सारे, 1 रुपीज 2 रुपीज, ओके, देयर आर मेनी कॉइन्स, देयर आर मेनी पेपर नोट्स, ओके। तो ये कंसिस्ट कौन करता है, ये हेल्ड कौन करता है, पब्लिक। हम लोग तो हेल्ड करते हैं ना। पैसे किसके थ्रू आते पैसे, गवर्नमेंट के पास किसके थ्रू आते पैसे, हमारे थ्रू जाते हैं हर चीज के अंदर। तो यही एक क्या कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। क्लियर है। एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट, जितनी भी करेंसी है हेल्ड कौन करते हैं, गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ये इनके पास जो भी करेंसीज जाती है ये इंक्लूडेड नहीं होती, चाहे वो गवर्नमेंट के पास जाए चाहे वो बैंक के पास जाए, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं की जाती। सिर्फ हेल्ड किसके थ्रू होती है, पब्लिक के थ्रू। हेल्ड किसके थ्रू होती है, पब्लिक के थ्रू। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक and any currency held with the government and bank is not to be included। ये कभी भी included नहीं मानी जाएगी कोई भी currencies के लिए, okay। next is it includes coins of denominations of rupees 10 5 2 1 etc and paper notes of denominations like 2000 500 1000 etc। अच्छा, ये डीमोनेटाइजेशन है, इसको आप लोग डेनोमिनेशन मत करना, डीमोनेटाइजेशन कर लो। डीमोनेटाइजेशन, अच्छा, डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, आप लोग को याद होगा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब ये जो कॉइन्स हैं ये तो अभी भी चल रहे हैं। ये कुछ कॉइन्स नए आए थे, इसमें से 10 का कॉइन नया आया था, 5 का कॉइन नया आया था, 2 का कॉइन नया आया था, 1 का कॉइन भी नया आया था, अगर आपने देखा हो तो, ओके। और ये अभी भी चल रहे। एंड पेपर नोट्स ऑफ, इसको भी आप लोग क्या करोगे, डिमोनेटाइजेशन करना है, लाइक 2000 500 100 एक्सेट्रा। इन तीनों के नोट भी नए हैं। 1000 का हटकर 500 का नोट था, बट 500 का नोट क्या हो गया, चेंज हो गया, और 1000 का नोट बंद कर कर उन्होंने कौन सा नोट लाने की करा, 2000। और 100 का नोट भी आप लोगों के लिए आया था। ये तीनों नोट्स जो थे 2000 500 100 एक्सेट्रा, ये सब चेंज हुए थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम, सब चेंज हुए थे। क्लियर है, ये वाला टॉपिक क्लियर है यहाँ तक, ओके। करेंसी मनी इज आल्सो नॉन एज फियाट मनी। इसको करेंसी मनी को, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके करेंसी एंड कॉइन्स के। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये, थर्ड जो अभी मैंने आपको डिमोनेटाइजेशन वाला बताया, थर्ड ये, एंड फोर्थ वन इज दिस, करेंसी मनी इज आल्सो नॉन एज फियाट मनी। इसको हम लोग फियाट मनी भी बोलते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फियाट मनी, आपसे पूछ सकते हैं, कि करेंसी मनी फियाट मनी तो है, बट व्हाई, क्यों है वो। सो फियाट मनी is defined as the money which is under the fiat or order from the government to act as money। under the fiat होना चाहिए, और या तो fiat या ऑर्डर गवर्नमेंट के थ्रू, अगर वो ऑर्डर आया हुआ है तभी वो फियाट मनी कहलाएगी, वो एक्ट करेगी मनी के फॉर्म में। क्लियर है, देखो दोबारा बताती हूँ, फियाट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर, जो अंडर आती है फियाट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तभी वो एक्ट होगा, अदरवाइज वो मनी के थ्रू काम करेगा ही नहीं। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, डिमोनेटाइजेशन हुई, तभी वो काम कर रही है, तो क्या हुई, वो फियाट मनी। ठीक है, बट
जब तक गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया है तब तक वो फियाट मनी नहीं करेगी, वो एक्ट ही नहीं करेगी। टू एक्ट एज मनी, उन्होंने बोला ना ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ फियाट मनी। इसको आपको डिफाइन प्रॉपर याद करनी है, फियाट मनी। ठीक है। लीगल टेंडर मनी, इसके अंदर एक लीगल टेंडर मनी भी आता है। इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशन। अच्छा, आप लोगों को पता है डेब्ट्स क्या होते हैं? डेब्ट जो हम लोग लीगली यूज करते हैं। लीगल टेंडर मतलब क्या होता है? लीगली पेमेंट्स को बनाना, लीगली उस चीज को यूज करना। अदर ऑब्लिगेशंस के थ्रू, चाहे वो डेब्ट्स के थ्रू, वो बहुत गलत होता है और कई लोग करते हैं लीगल टेंडर मनी। आपको पता होगा लीगली बहुत, कहीं लोग लीगली यूज करते हैं मनी का। वो पेमेंट्स को बना लेते हैं किसके थ्रू? ऑफ डेब्ट्स और डेट और अदर ऑब्लिगेशंस। जितनी भी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं वो लीगली यूज्ड करते हैं लीगल टेंडर मनी। उनको क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी। क्लियर है? फियाट मनी बता दिया। ओके। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्या डिमांड बताता है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, इट रेफर टू डिमांड डिपॉजिट टू दी ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक, बहुत सारे कमर्शियल बैंक बने हुए, आप लोग डिमांड डिपॉजिट करवाते हो पब्लिक, ये सब किसके थ्रू होता है? हमारे ही थ्रू। डिमांड डिपॉजिट होगी किसके लिए? पब्लिक के लिए, विद दी कमर्शियल बैंक। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स बने हुए हैं उसके लिए डिमांड डिपॉजिट करेगा। डिमांड क्या है? आप लोग पढ़कर आए हो चैप्टर डिमांड। डिपॉजिट क्या होता है? पे करना, डिपॉजिट करना अपने बैंक्स के अंदर। तो ये किसके थ्रू होगी? पब्लिक के थ्रू, विद दी कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट, ये क्या है? एक डिमांड डिपॉजिट एक डिपॉजिट है विच कैन बी इन कैश बाय इशूइंग चेक्स एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। इन कैश होती है, अगर आप इसको चेक के थ्रू भी इशू करते हो किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर, तो वो क्या कहलाती है? डिमांड डिपॉजिट। मतलब अगर आपने चेक को इशू करा, आप बैंक जा रहे हो, आपने बैंक में जाकर चेक को इशू कर दिया, आपने कोई कैश पेमेंट नहीं करी इसके अंदर, क्योंकि कैश पेमेंट तो हाथों हाथ जल्दी जल्दी हो जाती है, बट चेक को थोड़ा टाइम लगता है। एट एनी टाइम आप कहीं आप इशू कर दो चेक को, बट उसको 2-3 दिन लगेंगे, वो टाइम लगाएगा। ठीक है? एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर होगा, जो बैंक के अकाउंट होल्डर्स बैठे रहते हैं हमारे लिए, वो क्या करेंगे? वो चेक को क्या कर देंगे? इश्यू कर देंगे। उस टाइम पे वो इश्यू कर देंगे और आगे आपके पास आपका अमाउंट पहुंच जाए। क्लियर है डिमांड डिपॉजिट? ओके, नेक्स्ट इज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। It includes deposit held by RBI on behalf of foreign banks, government, public financial institution, World Bank, etc. इसके अंदर क्या करते हैं? ये जो डिपॉजिट इंक्लूड्स करते हैं, आरबीआई इंक्लूड्स करती है बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ ऑफ? फॉरेन बैंक्स। आपको पता है बाहर के जो एम्बेसीज होती है, फॉरेन बैंक जो इधर के बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, बाहर के बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वो सारे फॉरेन बैंक। गवर्नमेंट, जितने भी हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स बने, वो सारे क्या करते हैं? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये सारे काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक, ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड द गवर्नमेंट। ये सारे लोग काम करते हैं। हेल्ड किसके थ्रू किया जाता है? आरबीआई के थ्रू। हेल्ड आरबीआई के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिपॉजिट जो है, जो हमारा बैंक है, वो आरबीआई है इंडिया का। आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है हमारे देश का, इंडिया का, जो बाहर बाहर भी बना हुआ है। ठीक है? जो सारा बिहाफ ऑफ किसके थ्रू होता है? फॉरेन बैंक या गवर्नमेंट के थ्रू। जो यहाँ पे सब कुछ ये लोग काम करते हैं, इन्हीं के थ्रू आते हैं। क्लियर है? आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं।
ज़्यादा कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे नहीं, वरना फिर आप लोग और वो होगे, कंफ्यूज होगे। तो आज का ये जो पूरा मैंने आपको M1 जो है वो कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। M1 एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है आज। M1 क्या है? फर्स्ट एंड बेसिक मेजर है मनी सप्लाई का, क्लियर है। इट इज आल्सो नॉन एज ट्रांजेक्शन मनी, इसको हम लोग ट्रांजेक्शन मनी भी बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली ट्रांजेक्ट कर देता है, बना देते हैं, मेकिंग कर देते हैं, यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मैंने आपको बता दिया था पूरा ये तो मैं भी हमने पढ़ा, करेंसी कॉइन्स विद, जो करेंसी है कॉइन्स है वो सारे पब्लिक हेल्ड करती है। डिमांड डिपॉजिट कौन करते हैं? कमर्शियल बैंक्स। और जितने भी डिपॉजिट हैं वो कौन करते हैं? विद RBI के साथ वो सारा काम कर देती है। ये तो मैंने अभी पढ़ाया। इसके अंदर क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक के थ्रू, और ये इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट और बैंक्स इंक्लूडेड नहीं होता, कोई भी काम नहीं, मतलब करेंसी का कोई भी काम नहीं करता। कॉइन्स, इट इंक्लूड्स कॉइन्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑफ ₹10, 5, 2, 1, पेपर नोट्स like 2500, 100 etc. करेंसी मनी इज आल्सो नॉन एज फियाट मनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फियाट मनी। फियाट मनी क्या बताया मैंने आपको? जो ऑर्डर अगर गवर्नमेंट देगी तभी वो फियाट मनी करे, अगर वो अंडर है, उसके अंदर काम अगर वो कर रही है, फियाट या ऑर्डर दे रही है गवर्नमेंट के, तभी वो एक्ट करेगी मनी के बेसिस। और लीगली तो आपको पता चल गया, लीगल टेंडर मनी आजकल बहुत होते हैं, लीगली यूज किए जाते हैं पेमेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया, सारा का सारा पब्लिक ही करती है, बट इसके अंदर कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक कर रही है। और डिमांड डिपॉजिट भी मैंने बता दिया कि इशू करते चेक्स के थ्रू, कभी भी कर दो। डिमांड डिपॉजिट है तो आपकी मर्जी, आप इशू कर रहे हो चेक को कभी भी कहीं पे भी अपने बैंक में, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, डिमांड डिपॉजिट है ये तो। और अदर डिपॉजिट विद RBI, ये क्या कहलाते हैं? सारे के सारे हेल्ड करते हैं RBI के थ्रू, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? अब यहाँ तक आप लोग पूरा एक बार रिवाइज कर लो, जो मैंने 3 दिन का जितना मैंने आपको करवा दिया। सैटरडे क्लास शुरू हुई थी, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, आज तक का जितना भी रिवाइज हुआ है हम लोग उसको एक बार आप लोग पढ़ लो, उसको कंप्लीट कर लो। फिर हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा रह गया, ज़्यादा नहीं है, इसको हम लोग ख़त्म कर कर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, MCQ सब कुछ डिस्कस करेंगे इस बार, ठीक है। एक बार ये वाला पढ़ लो आप लोग, सब कुछ जो जो मैंने आपको पढ़ाया आज तक उसको क्लियर कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। ओके, वी विल मीट टुमारो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।